रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। अली वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, उन पर नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम है। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा इस हवाले से। जी, अली वजीर को साथियों समेत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत क्लिफ्टन में जो वाक़ है वहाँ पेश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अली वजीर को का जिस्मानी रिमांड दरकार है क्योंकि दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना है। 17 के लिए रिमांड मांगा गया है पुलिस की जानिब से और इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर सख्त हिफाजती सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। अली वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। अब अदालत में मुकदमे की समाअत जारी है और कुछ देर के बाद जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ फैसला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं ये फौज पर दबाव डाल रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत को हटा दो। ये आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का केस है। बोले आर्मी चीफ पर तनकीद से फौज में गम और गुस्सा पाया जाता है। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ की मदद की। उन्हें दुख है कि एस्टैब्लिशमेंट ने दोबारा उनकी मदद क्यों नहीं की। ये अपील कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज को, उनको ये कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दें। जी, ये आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त। 2013 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट में मदद की इलेक्शन में जी। जो मैं कहता रहा 4 हल्के खोलो, इसे नहीं खोले। 2018 में इसको तकलीफ यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से क्यों नहीं मदद की। सेनेट इलेक्शन होने हैं, हमारे ऊपर है, हम एक महीना पहले भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास गुंजाइश है, तो हम क्यों ना करें जल्दी। शो ऑफ हैंड्स का बेसिकली मतलब ओपन बैलेट होता है कि यानी हर का पता होगा कि कौन किसको वोट डाल रहा है। हमने जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ने जो उन्होंने हमें राय दी है वो ये कि हम आईनी तरमीम के बगैर हम एक ओपन बैलेट करवा सकते हैं जी। उनका ये राय है, लेकिन उसके लिए भी हमने इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, उसके पास हम जा रहे हैं कि वो हमें ये क्लैरिफाई कर दें कि अगर हम ये ओपन बैलेट एक छोटी सी नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। PDM के ज़ेर-ए-एहतमाम 21 दिसंबर से मुख्तलिफ अजला में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 6 मकामात पर मुजाहिरों की क़यादत करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मर्दान, बन्नू, लौरालाई, सक्खर, बहावलपुर, खुजार में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। दीगर मकामात पर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल, मियाँ इफ्तिखार समेत दीगर क़यादत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मुजाहिरों का क्या शेड्यूल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला मरला शुरू हो चुका है और उस हवाले से 21 दिसंबर से मुल्क भर में जो है वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे होंगे। टोटल 14 मुजाहरे होंगे मुल्क भर में मुख्तलिफ डिवीजन्स में, जिनमें 6 मुजाहरों की क़यादत PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे, जिसमें जो दूसरा मुजाहरा होगा मर्दान में 23 दिसंबर को, उसमें वो शरीक होंगे और उसके बाद वो बहावलपुर में शरीक होंगे, बन्नू के मुजाहरे में शरीक होंगे, सक्खर में लौलाई और हुसदार के मुजाहरे में मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे, जबकि जो दीगर मुजाहरे होंगे उनमें मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अख्तर मैंगल, महमूद खान नचगरी और दीगर कायदीन शरीक होंगे। JUI ने चारों सूबों के उमरा को खत भी लिख दिया जिसमें ये वाज़ह किया है कि जो मुजाहरे होंगे उसमें JUI के कारकुनान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। वफाकी हुकूमत सिंध के इंतजामी अमूर में सबसे बड़ी रुकावट बनने लगी। MQM और PTI क़यादत की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी महाज गर्म हो गया। तफसीलात जानते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत इस वक्त सिंध हुकूमत के सामने बाज़ाब्ता तौर पर ठन चुकी है। वफाकी हुकूमत ने कमिश्नर कराची की खदमात हासिल करने के हवाले से खत अरसाल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह को भी हटाने के लिए सरगर्म हो गई है। इस हवाले से कुछ रोज कबल MQM पाकिस्तान और PTI के रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात करके चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ शिकायत की, तो उसके बाद में वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है एडवांस हटाने के हवाले से आगाह कर दिया है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वज़ीर-ए-आला सिंध को भी आगाह कर दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने
जो है चीफ सेक्रेटरी को हटाने से कबल हिकमत अमली बना लिया। 3 अफसरान के नाम जेर गौर हैं, जिसमें वाइस कैडेट के डॉक्टर सोहेल अहमद राजपूत, अजीज कामरान बलोच और मोहम्मद वकीम। ये पहले भी में। ठीक है आजाद, बहुत शुक्रिया आपका। MQ अंबानी की इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमा वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, सलमान मुजाहिद बलोच, रेहान हाशमी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। MQ अंबानी की इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमा वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, सलमान मुजाहिद बलोच, रेहान हाशमी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और उनको अदालत में तलब भी कर लिया गया है। और PhD में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर है, अब BS के बाद बराह रास्त PhD में दाखिला हो सकेगा। मुतालिका मजमून के अलावा किसी भी मजमून में PhD की इजाज़त होगी। तफसीलात रेहान गुल से जान लेते हैं। रेहान बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से PhD में दाखिले के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी गई है। ये 1 जनवरी 2021 से नाफिज़ अमल होगी। इस पॉलिसी के तहत अब तलबा पर यह पाबंदी खत्म कर दी गई है कि PhD में दाखिले के लिए MPhil होना लाजिम है, बल्कि BS जो 4 ईयर्स प्रोग्राम है उसके बाद भी PhD में दाखिला लिया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए कुछ इजाफी क्रेडिट और तलबा को पढ़ने होंगे जिनका फैसला मुतल्लिका यूनिवर्सिटी करेगी। इसके अलावा उनको ये भी है कि अगर मुतल्लिका मजमून के अलावा वो किसी और मजमून में भी PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो अब पाबंदी खत्म कर दी गई है, लेकिन उसका फैसला मुतल्लिका यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल हैं वो करेंगी कि इसके एलिजिबिलिटी का तयन किस तरह किया जाए। ये पॉलिसी अब जारी कर दी गई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि नवंबर 2013 के बाद जो यूनिवर्सिटीज PhD करवा रही हैं वो HEC से लाजमी NOC लें। अगर वो NOC नहीं लेती तो उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं की जाएगी। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सेशन कोर्ट लाहौर के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि सियासतदानों के खिलाफ मुकदमे होते रहते हैं, झूठे केसेस हैं, कहीं नैब ने पकड़ा है, आजकल एंटी करप्शन को मुतहरिक किया हुआ है। जलसा कामयाब था, आप हुकूमत के होंठ हिलते ना देखें बल्कि टांगे कांपती देखें। ये सियासतदानों के खिलाफ ऐसी FIR होती रही हैं, झूठे केसेस हैं, कहीं नैब में पकड़ा हुआ है, कहीं आजकल एंटी करप्शन को इन्होंने एक्टिव किया हो, क्योंकि नैब तो अपना जो एक नेक नामी थी वो गवा बैठी है। अब एंटी करप्शन को इस्तेमाल करेंगे, फिर FIA को करेंगे और उसके बाद हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं तो हॉस्पिटल में था जी, आप कवर कर रहे थे, मुझे तो आपसे पूछना चाहिए। जलसा इतना कामयाब था, आप हुकूमत के होंठ हिलते ना देखें, उनकी टांगें कामती देखें। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी रिपोर्ट ने ओगरा में खलबली मचा दी। ओगरा ने तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जबकि अथॉरिटी की जानिब से आइंदा हफ्ते सख्त जवाब दिया जाएगा। तफसीलात देखिए अवैस कियानी की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी रिपोर्ट में मरकजी किरदार करार देने पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी नाला हो गई। ओगरा ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए तफसीली मौक़िफ़ जारी करने की ठान ली। ओगरा इजलास में कहा गया कि कमीशन इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी है। ऑयल कंपनियों को इतना जुर्माना किया जितनी कानून में गुंजाइश थी। मौजूदा सूरत हाल में खामोश नहीं रह सकते। इजलास में इंक्वायरी रिपोर्ट पर तफसीली और सख्त मौक़िफ़ देने का फैसला किया गया। जवाब आइंदा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान है। रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अली वजीर को 30 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, उन पर नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है और अली वजीर को 30 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पे PTI के रहनुमा खुर्रम शेरजमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चकारी, अगवा, बराए तावान, डकैतियां ये इतनी बढ़ गई हैं। उसके जो मिनिस्टर हैं वो मुराद अली शाह हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे कि सूबे सिंध के हालात दिन ब दिन जो हैं वो इतने बर्बाद होते क्यों जा रहे हैं। सो हम इस बात पे हैरान हैं कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर सूबे का वजीर आजम को खत लिखता है कि मुझे NDMA के जरिए और किट्स दिलाओ,
अच्छी कंपनी की किट्स दिलाओ, मुझे NDMA के जरिए और जो है फैसिलिटीज दिलाओ, क्योंकि सिंध में कोरोना बहुत बढ़ गया है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं लाड़काना में जलसा करूंगा। शर्म नहीं आती है इनको। इनके खिलाफ कत्ल के केसेस होने चाहिए। 3 बड़े इनकी जमात के सीनियर मेंबर्स इंतकाल कर गए। राशिद रब्बानी का इंतकाल हो गया, जिनका कराची से ताल्लुक था कोरोना की वजह से। मुर्तज़ा बलोच का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से। हमारे सीनियर मेंबर, हम दुआ गए उनके लिए, असद उमर साहब, जिन्होंने अपनी जान लगा दी NCAC में, पूरे मुल्क के अंदर कोविड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा उन्होंने जो है किरदार अदा किए, जिनके लिए हम दुआ गए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। वो बीमार पड़े कोविड के अंदर, तो जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं कि जिस घर के अंदर कोविड का केस होता है वो घर जाए, जाके अपने कंसर्न थाने में FIR कटाए इन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ। क्योंकि अगर पाकिस्तान कराची में PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ कोरोना वायरस के वार जारी हैं। लाहौर के मजीद 22 इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। जिला इंतजामिया ने रात 12 बजे के बाद शहर के 22 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी कर ली है। इसी हवाले से बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी दिलशाद। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और रोज बरोज पेशेंट्स की, ख़ासतौर पर पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि शहर के 22 ऐसे इलाके हैं जिनकी गलियां माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने का जो फैसला है वो किया गया। आपको बताएं कि इन 22 इलाकों में अल्लामा इकबाल टाउन का नश्तर ब्लॉक शामिल है, जिसकी जो है वो जिसकी एक गली बंद की जाएगी। इसी तरह से सतलुज ब्लॉक, मुस्लिम टाउन, वादत रोड शामिल है इसी इन इलाकों में, जबकि DHA फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 5 और इसके साथ साथ ऑफिसर्स, ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, ज़रार शहीद रोड शामिल है। गुलदश्त टाउन का एरिया जो है वो शामिल है। इसी तरह से दीगर जो इलाके हैं जिनमें कैवलरी ग्राउंड का एरिया शामिल है, जबकि इसी तरह से दीगर जो लाहौर मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी की 2 गलियां इसमें शामिल है। आज रात 12 बजे से लॉकडाउन इन इलाकों में लगा दिया जाएगा, जो कि 31 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। आपको बताएं कि इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को इंतज़ामात की हिदायत की गई है, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज रात से इन तमाम इलाकों को, जिनकी तादाद 22 है, इनको बंद करने के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। जी आपका फैसलाबाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जानिब से सरकारी और निजी अस्पतालों को दी गई मोहलत खत्म हुए 18 रोज गुजर गए, मगर जिला भर के अहम अस्पताल अभी तक अपनी ब्लड लेबॉर्ट्री के मयार को बेहतर न बना सके। तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार। हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बने ब्लड बैंक को ब्लड पंजाब ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर करवाने की हिदायत जारी की गई थी और सिलसिले में 30 नवंबर तक मोहलत दी गई थी और आज तकरीबन 18 दिसंबर हो चुकी है। और अब तक कितने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने ब्लड बैंक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर नहीं कराया? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फॉर डॉक्टर अदनान महमूद, जो कि इंचार्ज भी हैं जिला के फैसलाबाद के ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के वाले से, उनसे जानते हैं। डेफिनेटली पहले भी आपको जैसे कि मैंने बताया था कि पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की तरफ से ब्लड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स डिप्यूट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की असाइनमेंट मुझे मिली है। पहले भी 2016 से जब से इन प्लेस है PBTA, फोकल पर्सन मैं ही था। लेटली जब मैडम शहनाज ने टेक ओवर किया है सेक्रेटरी, तो दोबारा से उन्होंने ब्लड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स नॉमिनेट करवाए थे। तब से हमने 30 नवंबर का डेडलाइन दी गई थी। सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट पब्लिक जितने भी हैं, कुछ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, लाइसेंस्ड थे। जो लाइसेंस्ड ऑलरेडी हैं वो 31 दिसंबर 2020 तक लाइसेंस्ड हैं। उन्हें दोबारा हम रिन्यूअल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, उन्हें हम विजिट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो ब्लड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं। तो इसी तरह जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्हें लाइसेंस के लिए हम विजिट करेंगे। जो अनरजिस्टर्ड हैं, काफ़ी सारे अभी भी लैब्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर अभी तक नहीं हुए। 5 डेज़ यानी कि 45 दिन के जो वो मोहलत इस सिलसिले में उन्हें दी गई है, जिसके बाद महकमाना कार्रवाई जो कि ब्लड बैंक बने हुए हैं सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि PIA पायलट की लाइसेंस मनसूखी और नौकरी से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
विफाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट से केस के हतमी फैसले तक हाई कोर्ट में कार्रवाई रोकी जाए। जवाब में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के सोमोटो केस से भी ये मामला जुड़ा हुआ है। मशकूक करार दिए गए 262 में से 50 पायलट के लाइसेंस मनसूख किए, बाकी क्लियर हैं। तफसीलात एहतशाम की आनी से जान लेते हैं। जी एहतशाम। देखिए, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया है, जिसमें चंद अहम चीजें लिखी गई हैं, जिसमें यह भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हाई कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। ये इस्तदा की गई है अदालत से। ये भी कहा गया है कि कोरोना से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 100 नोटिस लिया था, ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है। और जो 262 लाइसेंस मशकूक करार दिए गए थे, उनमें से सिर्फ 50 लाइसेंस मनसूख किए गए हैं, बाकी तमाम लाइसेंसेस क्लियर करार दे दिए गए हैं। ये भी बताया गया है कि सेक्रेटरी एविएशन की जानिब से बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का फैसला किया गया था, इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया था कि जो सेक्रेटरी हैं वो डीजी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो किस तरह से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे सकते हैं। तो अब ये बताया गया है कि ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी था, इंक्वायरी कमीशन नहीं था। ये भी अदालत को बताया गया कि FIA में जाली पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और वो जल्द मुकम्मल हो जाएगी। और ये मुमकिना तौर पर अदालत को बताया गया कि जो जाली पायलट्स हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, तो उससे कबल अदालत इनको रिलीफ ना दे। ये तमाम तर चीजें लिखी गई हैं तहरीरी जवाब में। अब आइंदा समात पर ये जवाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अदालत के सामने जवाब पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम। खबर लाहौर समेत पंजाब भर में जाली वीजों की भरमार है। FIA रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता माह 29 मुसाफिरों को जाली वीजों की बिना पर ऑफलोड किया गया। रवा बरस जाली वीजों पर सफर करने वालों की तादाद 3 गुना से तजावुज कर गई है। इसी हवाले से बताएंगे इरफान मलिक। जी इरफान। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन जो बहाल होने से जो जालसाज हैं, जाली वीज़ा का कारोबार करने वाले, वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। और इस बात का इंकशाफ जो है वो FIA की अपनी जो रिपोर्ट है उसमें किया गया है। इसमें आपको बताएं कि साल 2019 के अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो माह नवंबर में सिर्फ 8 ऐसे अफराद ऑफलोड हुए थे जो जाली वीज़ों के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। FIA इमिग्रेशन की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अगर 2020 की बात की जाए तो नवंबर में 29 ऐसे मुसाफिर थे जो जाली वीज़ों के ऊपर सफ़र करने की कोशिश कर रहे थे और उनको लाहौर समेत दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इमिग्रेशन हुकाम ने पकड़ा और उनको FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल के हवाले किया, जहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। तो इस तरह इस बात से ये 300 से ज़ायद इजाफा होता है जो जाली वीज़ों के ऊपर सफ़र करने वाले अफराद का। और इस हवाले से FIA हुकाम का कहना है कि जाली वीज़ा का कारोबार करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये कारोबार जो है वसी तर होता जा रहा है और जाली वीज़ों से लोगों को बाहर भिजवाने की कोशिश करने वाले जो अफराद हैं वो तेज़ी से इस कारोबार में मुलविस होते जा रहे हैं। FIA हुकाम का इस हवाले से कहना है कि लाहौर समेत गुजरांवाला या गुजरात ऐसा एक सर्कल है जहाँ पे ज़्यादातर अफराद जो है वो वीज़ों के लिए यूरोप या दीगर ममालिक में जाने के लिए सफ़र करते हैं और इसी में जो जालसाज हैं वो भी इन इलाकों में ज़्यादा इसमें अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। और जो लोग ऑफलोड किए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे जो मालूमात हासिल हो रही हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। आपका रहनुमा जुनूबी पंजाब सूबा महाज ताहिर बशीर चीमा ने पुलिस स्क्वाड की फराहमी की दरख्वास्त कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर ने IG पंजाब को स्क्वाड फराहम करने का मरासला भी भिजवा दिया है। इस हवाले से बताएंगे अली साहिब। जी अली। बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल को बुरा भला कहा जाता है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अपने ही इत्तेहादी हैं उनको प्रोटोकॉल देने के लिए मरासले पंजाब पुलिस को भिजवाए जा रहे हैं। एडिशनल IG लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस से IG पंजाब को मरासला भिजवाया गया है कि रहनुमा जनूबी सूबा पंजाब महाज के ताहिर बशीर चीमा को पंजाब भर में किसी भी जगह पर नकलो हमल करते हैं तो उनको स्क्वाड फराहम किया जाए। किसी भी ज़िले की हदूद ख़त्म करेंगे तो अगले ज़िले की जो स्क्वाड होगी वो उनको फौरी तौर पर रिसीव करके जहाँ पर उन्हें जाना होगा उनके साथ साथ रहेगी। इसी हवाले से मरासले में बाकायदा तौर पर उनका नंबर भी दिया गया है और उनके
PA का नंबर भी IG पंजाब को फराहम किया गया है कि पूरे पंजाब के RPOs और DPOs में ये सर्कुलेट किया जाए और जहाँ भी वो कॉल करें तो उनको भर वक्त पुलिस कार्ड फराहम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद रोज़ कबल IG पंजाब की जानब से मरासला जारी किया गया था कि जितने भी आम आदमी हैं उनसे प्रोटोकॉल वापस लिया जाएगा, उनसे पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो वापस लिए जाएं, वो ज़ाती तौर पर और अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो ड्यूटियों पर तैनात करें। तो दूसरी जानब पंजाब पुलिस को मरासले भिजवाए जा रहे हैं कि ताहिर बशीर चीमा को पुलिस कार्ड जो है वो नकलो हमल ठीक है। अली साहिब बहुत शुक्रिया आपका। गुलकारा मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर की लाहौर सेशन कोर्ट आमद हुई। सहाफ़ी ने पूछा कि FIA ने मीशा शफी और आपके खिलाफ इब्तदाई चालान पेश करके आपको कसूरवार ठहराया है। इफ़त उमर ने जवाब दिया कि ट्रायल होने पर पता चल जाएगा कि कसूरवार कौन है। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि क्या आप गुलकार अली जफर के खिलाफ गवाही देने से पीछे हट गई? अदाकारा ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। भी आप लोगों के खिलाफ इंटरम चलाना है, उसमें कसूरवार ठहराई गई है मीशा शफी और आप इसमें पीछे तो नहीं हटेंगे आप लोग। महंगाई ही महंगाई। इस्लामाबाद में अशय खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। अदरक 1200 रुपए किलो, टमाटर, खाने पीने की अशिया की कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अदरक की कीमत 1200 रुपए किलो तक जा पहुंची है, जबकि टमाटर 80 रुपए, आलू 70 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बताएंगे वकास अजीम। जी वकास। जी, मुल्क भर में जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर अगर गुज़िश्ता एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 4.5 रुपये फी दर्जन अंडे महंगे हुए हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त अंडे जो फार्मी अंडे हैं वो तकरीबन 200 रुपये से लेकर 210 रुपये 220 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो मुर्गी की कीमत है इसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस्लामाबाद की मार्केटों में जो ब्रायलर मुर्गी है उसकी कीमत तकरीबन 340-350 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर मैं सब्जी की एक दुकान पर मौजूद हूँ। अगरचे सब्जी की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है और जो खाने पीने की अशिया हैं जिसमें खासतौर पर टमाटर है उसकी कीमत में तकरीबन 30 रुपये फी किलो तक एक हफ्ते में कमी हुई है। टमाटर की कीमत इस वक्त इस्लामाबाद में 80 रुपये से लेकर 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि आलू जो है उनकी कीमत अभी तक भी 90 रुपये फी किलो तक है। इसी तरह जो प्याज हैं वो भी 80 से 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खाने पीने की जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी 80 से 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। ताहम जो अदरक और लहसुन है इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अदरक जो है वो इस वक्त तकरीबन 1200 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो लहसुन है उसकी कीमत अगरचे गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से 11 रुपये फी किलो कमी हुई है, लेकिन अब भी जो गरीब आदमी है उसकी पहुंच से खाने पीने की अशिया दूर दिखाई दे रही है और आवाम मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत खाने पीने की अशिया की कीमतों बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज के शोहदा को 24 न्यूज़ का सलाम। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही असगर अली शहीद की आज 49वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से बताएंगे जुल्करनैन ताहिर जो शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, हमारे शेर जवानों में वतन की खातिर जान कुर्बान करने का जज्बा कल भी था और आज भी है और इसी जज्बे के तहत जो है वो शहीद असगर अली ने वतन पर जान कुर्बान की, वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे शोहदा किसी गोली के नहीं बल्कि गोले के जो हैं वो सामना करते हैं और इसी तरह दुश्मन के टैंक से निकलने वाले गोले का सामना करते हुए शहीद असगर अली जो हैं वो मैदान जंग में ज़ख्मी हुए। अपने लहू से वतन की मट्टी को सैराब करते हुए जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। शहीद की बेटी और नवासा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शहीद की बेटी की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका अपने वालिद की शहादत पर क्या कहना है और कितना फ़ख्र महसूस करती हैं कि उनके वालिद ने कितनी ही माओं की गोदें बचाने के लिए, कितनी ही बहनों के भाई बचाने के लिए जो है वो इस वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। मुझे बताइएगा कैसा महसूस करती हैं कि एक शहीद की बेटी होने का एहसास। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस हमारे साथ रहिए।